नमस्कार, मैं शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आप सभी विद्यार्थियों का सुबोध आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट पर परिचर्चा करेंगे। जिस महत्वपूर्ण सेगमेंट पर हम लोग बात करने वाले हैं वह इस प्रकार है, आप यहां पर पहले देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, किसे कहते हैं, क्या है, पहला। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारा वह है इतिहास का विभाजन, इसका आधार क्या है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आज आपको ठीक तरीके से समझना होगा, वह है मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, या इसका क्या डिफिनेशन होता है। दूसरा डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, और तीसरा मानव सभ्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इतिहास क्या है, किसे कहते हैं। इतिहास क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास किसे कहते हैं, तो अमूमन अधिकांश विद्यार्थियों का यही विचार होता है कि जो अतीत की घटनाएं हैं वह इतिहास कहलाती हैं, कहानियां इतिहास कहलाती हैं। लेकिन यहां पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करनी होगी। इतिहास के डिफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, इतिहास किसे कहते हैं, तो अधिकांश विद्वानों का जो एक सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन विचार है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहा हमने, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है। प्रश्न साहब यह उठता है कि अतीत की कौन सी घटनाओं का वर्तमान के इतिहास में अध्ययन इतिहास कहलाएगा। तो अतीत के उन घटनाओं को जानने के लिए सबसे पहले इतिहास शब्द को हमें पार्ट में डिवाइड करके देखना होगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखना, एक बार पुनः मैं उस परिभाषा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है। प्रश्न उठता है कि अतीत के किन घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन होगा, तो उसके लिए आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि इतिहास शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला है इति और दूसरा है हास। हालांकि कुछ इतिहासकार इसकी व्याख्या तीन शब्दों से करते हैं, इति प्लस ह प्लस आस। खैर, किसी एक ही पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इतिहास, इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और हास का अर्थ होता है निश्चित रूप से था, यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। कहने का तात्पर्य कि अतीत की कोई भी घटना जिसके बारे में हम वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन करते हैं, उसको हम यह मान करके चलते हैं कि निश्चित रूप से ही ठीक उसी प्रकार से अतीत में घटा होगा। तो इत का तात्पर्य होता है ऐसा ही, और हास का अर्थ होता है निश्चित रूप से था। अर्थात अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं इतिहास कहलाती हैं। अब हम इस बात को ठीक से समझ गए होंगे कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है, और अतीत के उन्हीं घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन किया जाता है जो निश्चित रूप से घटित होता है। एक प्रश्न और आपके मन में आ रहा होगा कि साहब ये कैसे तय करें कि कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है कि नहीं। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर में क्या मानक होना चाहिए। हम कैसे इस बात पर विश्वास करें कि कौन सी घटना अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई है। तो किसी भी घटना के निश्चित रूप से घटित होने के लिए जो आधार हैं वो तीन महत्वपूर्ण आधार हैं। आप यहां पर विचार करिए, जो आधार हैं किसी भी घटना के घटित होने के, तीन महत्वपूर्ण आधार हैं। पहला आधार आप देखेंगे पुरातात्विक। अभी हम एक एक करके सब पर बात करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा जो आधार है हमारा वह साहित्यिक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत।
यानी कि इन 3 आधारों पर हम इसकी व्याख्या करते हैं कि कोई भी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है या नहीं। यानी कि कोई भी घटना निश्चित रूप से घटित हुई या नहीं, कि उसके अगर आधार की हम बात करें तो पुरातात्विक। कहने का तात्पर्य सीधी सी बात है कि अगर किसी भी घटना के घटित होने का पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होता है तो उस घटना को हम सही मान लेते हैं, और जिस घटना को हम सही मानते हैं उसको इतिहास मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आधार साहित्यिक। अगर किसी भी घटना का वर्णन साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध है तो उसको भी हम जो है इतिहास विषय के अंतर्गत देखते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं उदाहरण जो है यहां पर यात्रा वृत्तांत के रूप में लिया जाता है कि अगर किसी भी घटना का विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया गया है तो उस घटना को भी हम सही मानकर इतिहास विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह भी अध्ययन कालक्रम के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लीजिए कोई घटना स्टोन एज में घटित हुई है तो उसके लिए साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत यह महत्वपूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि सोर्स उपलब्ध ही नहीं होगा। उस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास मात्र एक साक्ष्य उपलब्ध होगा और वह होगा पुरातात्विक साक्ष्य। अब इन सभी बातों को सामान्यतः अगर मैं आपके बीच में रखूं तो आप इस बात को दोबारा से समझ सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है, लेकिन अतीत के उन्हीं घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहा जाएगा जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। कोई भी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है, इसके लिए हम उसको साक्ष्यों पर तौलते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इनमें से कोई भी एक साक्ष्य अगर किसी भी घटना को प्रमाणित कर देता है तो हम मान लेते हैं कि वह घटना ऐतिहासिक है। तो यहां पर जो पहला पार्ट हमारा था कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने एक सामान्य समझ, सामान्य सी बात की। हालांकि अनेकों इतिहासकार के अनेकों मत हैं जिसको हम लोग कक्षा कार्यक्रम में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए, जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे वह था इतिहास के कालक्रम का विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि इतिहास के कालक्रम का विभाजन किस आधार पर और कितने तरीके से किया जा सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे इतिहास के कालक्रम का विभाजन। इतिहास के कालक्रम का विभाजन। देखिए, इतिहास के कालक्रम के विभाजन की हम बात करें तो सामान्यतः आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन 3 रूपों में देखा जा सकता है। यानी कि पहला जो बात आप देखेंगे कि सामान्यतः अगर हम इस बात को देखें और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे कि प्राचीन इतिहास, ध्यान रखना इस चीज को, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। लेकिन अगर वैज्ञानिक व्याख्या की मैं बात करूं, वैज्ञानिकता को मैं अगर आधार बताऊं तो यहां पर देखा जाएगा कि 2 महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी होती है। नंबर 2, इतिहास के कालक्रम के विभाजन में जो 2 महत्वपूर्ण व्याख्या होती है सामान्य व्याख्या के बाद, उसमें आप देखेंगे पहला है स्क्रिप्ट, लिपि के आधार पर। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर। और दूसरा जो आप यहां पर देखेंगे वह होगा उपकरण के आधार पर। किसके आधार पर? उपकरण के आधार पर। तो स्क्रिप्ट के आधार पर अगर हम बात करें कि स्क्रिप्ट के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो यहां पर आपको देखना होगा। फिर उसके बाद उपकरण के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित करना है वह भी आपको देखना होगा। देन इन तीनों जो विभाजन की लाइन रेखाएं हैं, इन तीनों में सामंजस्यता हमें स्थापित करनी पड़ेगी कि क्या तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो उसमें 2 महत्वपूर्ण है, एक स्क्रिप्ट यानी कि लिपि के आधार पर इतिहास के कालक्रम का विभाजन और दूसरा जो है उपकरण के आधार पर इतिहास के कालक्रम का विभाजन। तो आइए साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं लिपि, स्क्रिप्ट के आधार पर इतिहास के कालक्रम का विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसके बाद हम लोग मानव सभ्यता के विकास की बात करेंगे, जहां से कई सारे क्वेश्चंस जो आज आपके मन में अब तक संशय बने हुए थे उस समस्या का समाधान होगा। बस एक बार यहां पर पहले इस चीज को देख लें। हम बात करते हैं स्क्रिप्ट,
के आधार पर, यानी कि लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर अगर इतिहास के विभाजन की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे, पहले मैं इस बात को लिख लूं फिर एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पार्ट होगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वह हिस्ट्री है, यानी कि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो यहां पर आप देखेंगे कि लिपि के आधार पर जो विभाजन की बात की गई है उसमें इतिहास को 3 पार्ट में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब आपको समझना होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल का तात्पर्य होता है, अगर लिपि के आधार पर हम बात करें तो इतिहास का वह काल जिस काल का मानव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम आदिम समाज था, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई लिपि नहीं और पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि इतिहास का वह समय, कालखंड का वह समय जिस समय का मानव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, उस काल को इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर मैं लिपि की बात करूं तो एकदम क्रॉस हो सकता है, लिपि थी ही नहीं, पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा, जैसे जैसे मानव सभ्यता के कालखंड कालक्रम का आप देखेंगे उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर होना शुरू हुआ, वैसे वैसे आप देखेंगे बदलाव होते गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य होता है कि इतिहास का वह काल जिस काल में लिपि तो थी, मानव लिपि का प्रयोग करता था, मानव अपने उस लिपि को पढ़ता भी था, यानी कि लेखन शैली भी थी, पठन पाठन भी होता था, लेकिन हम वर्तमान इतिहासकार उस काल की लिपि को अभी तक ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किस टॉपिक को पढ़ेंगे? स्टोन एज। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। तो आप यहां पर देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग देते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वह लिपियों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज वर्तमान इतिहासकार उनकी लिपियों को ठीक तरीके से अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, ध्यान रखना, ठीक तरीके से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी सही तरीके से उसकी क्या अभिव्यक्ति है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वह पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव व्यक्त करने वाली लिपि थी। तो भाव व्यक्त करने वाली जो लिपि है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोगों के दिमाग में जो है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई भाव व्यक्त किया जाता है तो हो सकता है कि उस भाव की सही व्याख्या विद्वान अलग अलग तरीके से कर दे, या उसकी व्याख्या में तुलनात्मक अंतर हो। तो इसीलिए एग्जैक्ट क्या कहना चाहिए, उस लिपि का क्या भाव होना चाहिए, उस भाव को अभी तक जो निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप वहां पर देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री का टाइम। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिस काल में मानव ने लिपि का भरपूर प्रयोग किया, पठन पाठन किया, और हम इतिहासकार उस काल की लिपि को पढ़ने में सक्षम हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो ऐतिहासिक काल है, यहां से कहानी शुरू होती है वैदिक के बाद से, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद। तो वैदिक काल के बाद से लेकर के आज तक का जो सफर है वह ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जो लिपि के आधार पर विभाजन है उसको आपने देखा, कई बार अमूमन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना इस बात को, मैं आपको बता दूं कि जब जब ऐसी बात आए
अगर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसका मतलब आपको यह समझना होगा कि लिपि के आधार पर उसके विभाजन की बात कर रहा है। आइए अब हम चलते हैं उपकरण के आधार पर, टूल्स के आधार पर इतिहास के विभाजन की बात करते हैं। यहां आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे उपकरण के आधार पर। उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर आप जानते हैं कि सबसे पहले मानव ने किस प्रकार के उपकरण बनाए, किन धातुओं का उपकरण वह बनाया, क्योंकि उसके जीवन में मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनिशियल स्टेज में अगर किसी धातु ने निभाया तो स्टोन, पत्थर था। तो आप यहां पर देखेंगे मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण में आप देखेंगे अगर उपकरण की हम बात करें तो सबसे पहले मानव ने किस प्रकार का उपकरण प्रयोग किया, किस धातु के उपकरण का प्रयोग किया, तो पत्थर के, यानी कि जो पहला है वह स्टोन है, यानी कि पाषाण उपकरण उसने बनाया। किसका उपकरण बनाया भाई? पाषाण उपकरण बनाया। दूसरा, इसी क्रमिक विकास के पथ पर वह आगे चलता है और धीरे धीरे एक विकास के क्रम में जब मानव आगे बढ़ता है तो उपकरण को धार देने के लिए, हल्का उपकरण बनाने के लिए मानव जो फिर हड्डियों का उपकरण बनाना शुरू करता है और हड्डियों के साथ साथ फिर एक विकास के क्रम में आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले मानव ने जिस मेटल का प्रयोग किया वह तांबा होता है। तो फिर मानव ने क्या किया, पहले पाषाण, फिर हड्डियों का और फिर तांबे का। अब जो हड्डियों का उपकरण है और पाषाण का उपकरण है, दरअसल यह दोनों साथ साथ चल रहा होता है। हालांकि इनमें भी अगर पूछा जाए पहले कौन है तो पाषाण है, लेकिन पाषाण उपकरण के साथ साथ मानव ने हड्डियों से बने उपकरण का भी प्रयोग किया और इसी क्रम में आगे चल करके मानव फिर धातु के बने उपकरण का प्रयोग करता है। और सबसे पहला धातु जो मानव के द्वारा अपने जीवन में प्रयोग किया गया वह कॉपर है, तांबा है। तो आगे चल करके मानव ने तांबे के उपकरण का प्रयोग किया, लेकिन इस बात को सदैव आपको ध्यान रखना है कि तांबे के उपकरण के साथ साथ मानव पाषाण के उपकरण का भी प्रयोग करता था, हड्डियों के उपकरण का भी प्रयोग करता था। तो आगे चल करके स्टोन एज यानी कि जो पाषाण काल है उसमें पाषाण के उपकरण का प्रयोग, उसके बाद आगे चल करके मानव ने पाषाण के साथ साथ कॉपर यानी कि तांबे के बने उपकरण का प्रयोग किया। इसलिए आप देखेंगे सेकंड पॉइंट होगा ताम्र पाषाण उपकरण, ताम्र पाषाण उपकरण, ताम्र पाषाण उपकरण। इसके बाद मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के क्रम में मानव एक एक कदम आगे बढ़ता गया और फिर तांबे के बाद मानव के जीवन में क्रांति लाने वाली जो धातु थी वह लोहा थी और मानव ने आगे चल करके लोहे का प्रयोग किया और लोहे के बने उपकरण का प्रयोग किया। तो तीसरा हो जाएगा लौह उपकरण, लौह उपकरण। हालांकि बीच में और भी ऐसी कई धातुएं हैं जिसको उपकरण बनाकर के मानव ने प्रयोग किया था, जैसे कांसा, ब्रोंज। ब्रोंज जैसे धातुओं का भी मानव ने उपकरण बनाया, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मानव ने जिस उपकरण का प्रयोग किया उसमें आप देखेंगे कांसे की महत्ता है। लेकिन सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः आप देखेंगे कि उपकरण के आधार पर तीन महत्वपूर्ण सेगमेंट को देख सकते हैं, स्टोन से निर्मित उपकरण, फिर ताम्र और पाषाण एक साथ साथ, प्लस इसमें ब्रोंज भी जोड़ सकते हैं, प्लस आप चाहें इसमें तो कांसा भी जोड़ सकते हैं या कांस्य, और उसके बाद लौह उपकरण। अब यहां पर देखिए जब मानव ने स्टोन के उपकरण का प्रयोग किया तो उस काल को पाषाण काल के रूप में जाना गया। जब मानव ने तांबे और पाषाण के उपकरण का प्रयोग किया तो उस काल को ताम्र पाषाण काल के रूप में जाना गया, यानी कि चालकोलिथिक कल्चर के रूप में जाना गया। जब मानव ने कांस्य उपकरण का प्रयोग किया तो कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना गया, जिसके अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। और इसके बाद जब मानव ने लौह उपकरण का प्रयोग किया तो आप देखेंगे लौह युगीन सभ्यता के रूप में देखा जाता है। लोहे का प्रयोग मानव उत्तर वैदिक काल में करता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल से लेकर के और वर्तमान समय तक मानव लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल से लेकर के और ऐतिहासिक कालखंड में जब तक इतिहास को देखा जाता है, जब तक इतिहास विषय का अध्ययन जिस समय तक किया जाता है उस समय तक के काल को आप जो है अगर उपकरण के आधार पर देखेंगे तो लौह काल के रूप में, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में जब 16 महाजनपद का अभ्युदय हुआ तो वहां से आप देखेंगे आगे चल करके फिर लौह काल।
तो इस तरीके से जो हमने इतिहास के विभाजन की बात की, उसके 3 आधारों को मैंने आपको बताया। संक्षिप्त में मैं पुनः कह रहा हूं कि इन सब का विस्तार हम लोग कक्षा कार्यक्रम में देखेंगे। यहां पर एक सामान्य सी समझ आपके बीच में रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहां पर विभाजन को देखा हम लोगों ने, तो 3 आधार। पहला विभाजन का सामान्यतः हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में देखते हैं। दूसरा, अगर स्क्रिप्ट की हम बात करें तो स्क्रिप्ट के आधार पर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य इतिहास का वह काल जिस काल का मानव पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट को हम इतिहासकार नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक तरीके से। और ऐतिहासिक काल का तात्पर्य क्या है कि जहां से मानव स्क्रिप्ट को इतिहास वेत्ता आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद उपकरण के आधार पर जब हम लोगों ने इस डिवीजन को देखा तो सबसे पहले मानव ने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जो कि स्टोन एज के रूप में जाना गया। उसके बाद तांबे के उपकरण का प्रयोग किया पत्थर के साथ साथ, जो कि चालकोलिथिक कल्चर, ताम्र पाषाण काल के रूप में जाना गया। ठीक इसी के पैरेलल मानव ने ब्रोंज के उपकरण का प्रयोग किया, कांसे का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता को हम देख सकते हैं। और आगे चल करके लौह उपकरण, लोहे से बने उपकरण का प्रयोग किया मानव, जो लौह सभ्यता के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ऐतिहासिक काल आ जाता है। तो यहां पर जो सामान्यतः इस बात को आप लोगों ने देखा, ये विभाजन का था। अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको मैं आपके बीच में सहजता और सरलता के साथ रखना चाह रहा हूं, वह है मानव सभ्यता का विकास। एक यात्रा स्टोन एज से प्रारंभ होगी और मानव के राजनीतिक जीवन तक चलेगी कि कैसे एक मानव जो आदिम समाज में रह रहा है, जिसका जीवन आदिम है, वह कैसे सभ्यता के पथ पर अग्रसर होते हुए एक एक कदम तक आगे बढ़ते हुए अत्याधुनिक मानव की श्रेणी में आ जाता है। और मैं आपको पुनः बता दूं कि मानव सभ्यता की विकास का जो टॉपिक है, यहां से कई ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो क्लियर होंगे और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर इजाजत दें तो हम लोग आगे चलते हैं और मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस पर हम लोग पर चर्चा करने वाले थे, वह है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता के विकास की अगर हम बात करें तो देखिए, हम मानव जीवन की उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात को। हम बात कर रहे हैं कि मानव सिविलाइजेशन की, कि कब से मानव को सभ्य माना जाने लगा और जब से माना जाने लगा उस समय की स्थिति परिस्थिति और आगे चल करके आधुनिक मानव की तरफ जो इंसान बढ़ता है, वर्तमान समय तक उसकी सभ्यता में जो विकास की चीजों को देखा जाता है, उस पर हमें पर चर्चा करनी है। तो मानव सभ्यता की विकास के क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टोन एज, पाषाण काल से मानव सभ्यता के विकास को देखते हैं। तो आइए इनिशियल स्टेज से हम लोग शुरू करते हैं मानव सभ्यता का विकास। और कहां से? पाषाण काल से, स्टोन एज से पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल के मानव जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं कि उससे पहले यहां पर पाषाण काल को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। तो मैं उस पॉइंट को पॉइंट आउट कर दूं ताकि मुझे आपको बताने में काफी आसानी हो, सहजता हो। पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, जिसे हम लोग पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो मानव सभ्यता की जो शुरुआत है वह स्टोन एज से मानी जाती है, पाषाण काल से। और जब भी मैं पाषाण काल की बात करूं तो आप इन तीनों विभाजन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और अभी हर काल में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है वह एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपके बीच में। सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं, एक कॉमन। देखिए, पाषाण काल का जो मानव था उसका जीवन
और उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, उसके जीवन निर्वहन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था वह था पत्थर। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को पाषाण काल के रूप में अभिव्यक्त किया। मानव जीवन में पत्थर यानी कि स्टोन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पत्थर की भूमिका किस तरह से थी। साहब एक बात बताइए, मानव जीवन एकदम आदिम था, पशुवत व्यवहार था उसका, बस थोड़ा सा अलग था उससे। और उस समय में मानव करता क्या था? पशुओं का शिकार करता था और शिकार करके अपने जीवन का निर्वहन करता था। और शिकार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? उपकरण की। उपकरण किसका था? पत्थर का। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मानव जंगल में रहता था, गुफाओं में रहता था। जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर हिंसक पशुओं का आक्रमण होता होगा और हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए उसको उपकरण का प्रयोग करना होता होगा। उपकरण किसका था साहब? पत्थर का। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, मानव रहता कहां था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। और वो गुफाएं किसकी बनी होती थी? पत्थर की। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि मानव के प्रारंभिक समय में जब सभ्यता के विकास के क्रमिक पथ पर अग्रसर होता है, उसके इनिशियल स्टेज में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? पत्थर की होती है। इसीलिए इस काल को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। लेकिन पाषाण काल का जो विभाजन है वह 3 पार्ट में है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का जो समय है, सीधी सी बात है, लाखों वर्ष पहले से लेकर के तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व तक। अब ये ईसा पूर्व क्या है, इसको हम आगे की क्लास में समझेंगे, बस यहां पर आप समझिए। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना जो है वह बीसी बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानी जाती है। तो लाखों वर्ष पहले से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह इतिहास में पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। और इस काल का जो मानव है साहब ना, वह आदिम जीवन जी रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान समझना है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बात बताइए, जब मानव जीवन की शुरुआत हुई होगी, सभ्यता की शुरुआत हुई होगी पूर्व पाषाण काल में, तो यानी कि अगर यहां से हम शुरू करते हैं लाखों वर्ष पूर्व से लेकर के और कहां तक पहुंचते हैं? 10,000 ईसा पूर्व तक पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां का जो मानव रहा होगा और यहां का जो मानव रहा होगा, इन दोनों के जीवन स्तर में काफी अंतर होगा कि नहीं होगा? है तो पूर्व पाषाण काल का मानव, लेकिन इन दोनों के जीवन स्तर में आपको पर्याप्त डिफरेंस दिखता होगा, पर्याप्त भिन्नता दिखती होगी। यानी कि यहां का मानव इसकी तुलना में 10 कदम आगे बढ़ चुका था। ठीक उसी तरीके से कि यहां के मानव के बाद जो यहां का मानव है वह उससे आगे हो चला होगा, और फिर यहां का जो मानव है वह इन दोनों की तुलना में आगे हो चला होगा। कहने को तो पाषाण काल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब पाषाण काल का डिवीजन कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रारंभिक स्टेज और एक बाद के स्टेज, दोनों के विकास में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसका विस्तार कक्षा कार्यक्रम में आपके बीच में रखूंगा, लेकिन एक सामान्य समझ आपके बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर हम पूर्व पाषाण काल से कहानी को शुरू करते हैं। जो पूर्व पाषाण काल का मानव है, ये क्या करता है साहब? शिकार करता है, कच्चे मांस को खाता है, शिकार करता है और बचे हुए मांस को संग्रह करता है, यानी कि भोजन संग्रह करता है। तो संग्रह यानी कि संग्राहक के रूप में तो जो पूर्व पाषाण काल है उस काल के मानव को शिकारी मानो, जीवन जो था वह भोजन संग्राहक के रूप में था। इस रूप में हम देख सकते हैं पूर्व पाषाण काल का मानव जंगल में रहता था, गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, कच्चे मांस को खाता था, बचे हुए मांस के टुकड़ों को रख लेता था और अगले दिन दोबारा उसे भूख लगे जब उस मांस के टुकड़े को खाता था। उसका यही जीवन था। लेकिन विकास के पथ पर अग्रसर मानव धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाता गया और उसका साथ प्रकृति ने भी दिया। तो इनिशियल स्टेज में शिकारी युग और संग्राहक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन समय के बाद तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व के आसपास आप देखेंगे कि क्लाइमेट में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। उससे पहले भी 10,000 के पहले से ही वातावरण में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम अब गर्म हो रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, जीव जंतुओं का विकास अलग प्रकार से हो रहा है। जो बर्फ आच्छादित क्षेत्र था अब वहां से बर्फ पिघल करके मैदानी क्षेत्र के रूप में वो चीजें दिख रही हैं।
खाली स्थान दिख रहा है। मानव के विचरण करने के लिए पर्याप्त जगह हो चुका है। क्लाइमेट बदलने से जीव जंतु सब पर प्रभाव पड़ता है। और आप मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि एक जबरदस्त तरीके से परिवर्तन हुआ। एक परिवर्तन तो प्रकृति ने किया, वातावरण गर्म हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ ग्लेशियर पिघलने लगे और कई तरह की चेंजिंग आने लगी। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बात समझिएगा, एक सिंपल सी स्टोरी के माध्यम से। जो पूर्व पाषाण काल था, मैं बात मध्य पाषाण काल का करूंगा, लेकिन पूर्व पाषाण काल की बात को लेकर के चलूंगा। जो पूर्व पाषाण काल था साहब, पूर्व पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, प्री स्टोन एज, उस समय का मानव भोजन संग्राहक के रूप में था, शिकार करता है। लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार की मैं लेता हूं कि पूर्व पाषाण काल में मान लीजिए कि दो परिवार के लोग हैं और गुफाओं में रह रहे हैं। एक परिवार चुन्नू मुन्नू का परिवार, यानी कि चुन्नू मुन्नू और उनके मम्मी पापा, ये हमारे काल्पनिक पात्र हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। और दूसरा परिवार है चुन्नी मुन्नी और उनके मम्मी पापा। तो चुन्नू मुन्नू और उनके मम्मी पापा और चुन्नी मुन्नी उनके मम्मी पापा, ये कहां रह रहे हैं? ये गुफाओं में रह रहे हैं। मैं पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा हूं अभी, और इसी के आधार पर मैं आपको मध्य पाषाण काल की तरफ ले रहा हूं। तो चुन्नू मुन्नू और उनके मम्मी पापा के साथ साथ चुन्नी मुन्नी उनके मम्मी पापा। तो हुआ क्या कि जो घर का गार्जियन है, जाहिर सी बात है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वह घर के लोगों की जिम्मेदारी को उठाए, सबके भोजन की व्यवस्था करे। तो एक बार चुन्नू मुन्नू के पापा शिकार करने गए, और आपको पता है कि अगर आप शिकार करने जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आप भी शिकार हो सकते हैं, और यही हुआ कि शिकार हो गए। इस बात से चुन्नी मुन्नी की मम्मी डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि चुन्नी मुन्नी के पापा शिकार करने जाएं और ऐसी स्थिति बन जाए। तो जब चुन्नी मुन्नी के पापा शिकार करने जा रहे थे, तब सामने उनकी मम्मी आ गई। उन्होंने कहा, उनकी आंखों में भय था, चुन्नी मुन्नी की मम्मी की आंखों में भय था, और उस भय को चुन्नी मुन्नी के पापा समझ गए। उन्होंने कहा कि जब आंखों में भय लिए रहोगी तो फिर मैं साहसिक कार्य कैसे कर पाऊंगा, कैसे शिकार कर पाऊंगा, और बच्चों को भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। उन्होंने कहा कि जिन पशुओं का शिकार करने जाते हैं साहब, अगर उन्हीं पशुओं को पालतू बना लीजिए, और पालतू बना करके ही उससे भोजन की व्यवस्था हो। ये बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई होगी, और मानव धीरे धीरे जिन पशुओं का शिकार करने जाता है, अब उन पशुओं का शिकार कम करके उन पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मानव ने पशुओं को पालतू बनाया, वैसे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि मध्य पाषाण काल आ गया। यानी कि मध्य पाषाण काल में मानव शिकार की जगह पर किसको प्रायोरिटी दिया भाई? पशुपालन को प्रायोरिटी दिया। किसको दिया भाई? पशुपालन को। लेकिन साहब इस बात को ध्यान रखना, पशुपालन तो मानव कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शिकार भी करता है। बस प्रायोरिटी चेंज हो गई है कि आप देखेंगे कि सबसे पहले आप मानव शिकार करता था, लेकिन अब क्या करेगा कि सबसे पहली प्राथमिकता उसको किसको होगी? पशुपालन की, उसके बाद शिकार की। शिकार करेगा अभी भी, लेकिन पशुपालन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पशुपालन, देन शिकार। और पशुपालन के साक्ष्य तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप देखेंगे राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहां एक जगह है बागोर। बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दूसरा मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और वहां एक जगह है आदमगढ़। हम इन सब पर आपसे डिटेल में बात करेंगे। यहां से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो ये मध्य पाषाण काल की, पूर्व पाषाण काल में शिकार और संग्राहक, मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्लस शिकार। अब मानो जब पशुपालन का कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किसकी होगी साहब? मानव की होगी। अब मानव क्या किया? चारे की तलाश में अपने पशुओं को लेकर के मैदानी क्षेत्र में आया, यानी कि पंजाब की धरती की तरफ आगे बढ़ता है, सब सैंद्रों की तरफ आगे बढ़ता है। और जब मैदानी क्षेत्र में आया तो पशुओं को नदियों के किनारे हरे हरे घास, चारे उपलब्ध हो गए, पानी उपलब्ध हो गया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई मानव के साथ क्या होने लगी कि जब मानव गुफाओं में रहता था तो रहने के लिए उसके पास प्राकृतिक आवास थे, लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्र में आ गया तो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद रहने की समस्या शुरू हो गई। तब इस समस्या से निदान पाने के लिए मानव के दिमाग में आया कि हमें स्थायित्व जीवन व्यतीत करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि देखिए समस्या क्या आ रही थी, जहां पर जब तक हरे हरे घास रहते थे तब तक वह अपने पशुओं के साथ रहता था। अच्छा, वहां पर रहने के लिए टेम्परेरी वह घास फूस की झोपड़ी बना के रहता था, लेकिन जैसे ही चारा समाप्त होता था वह दूसरे स्थान की तरफ बढ़ता था, वैसे ही पुराने जो घास फूस के मकान थे उसको छोड़ देना पड़ता था, क्योंकि उसका जीवन तो पशुओं पर निर्भर था। तो ऐसे ही आयावर जिंदगी थी, बंजारों जैसा जीवन था, एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस स्थिति से निदान पाने के लिए मानव को एक जगह स्थायित्व होना पड़ेगा। और मानव जीवन स्थायित्व कब होता है? जब वह एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ता है, कृषि की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्रमिक विकास के चरण में मानव अब कृषि की तरफ अग्रसर होगा, कृषि कार्य करने लगेगा। और जैसे ही मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ किया, साहब वैसे ही इतिहासकारों ने लकीर खींच दी और कहा कि नवपाषाण काल आ गया। तो नवपाषाण काल में मानव क्या प्रारंभ किया? कृषि प्रारंभ किया। हालांकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य की हम बात करें तो मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू होता है, लेकिन ऐतिहासिक कालखंड के रूप में उस पॉइंट पर हम कक्षा कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे कि किन जगहों पर और कब से मिल रहा है। सामान्यतः एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज। तो इस तरीके से नवपाषाण काल में मानव क्या करना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल में मानव जो है आप देखेंगे कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मानव पशुपालन छोड़ दिया या फिर मानव शिकार करना छोड़ दिया। मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि प्रायोरिटी में, उसकी प्राथमिकता में अंतर देखने को मिला। तो पहली प्राथमिकता नवपाषाण काल की कृषि, उसके बाद आप देखेंगे जो है पशुपालन और उसके बाद आप देखेंगे जो है शिकार तीसरे स्तर पे। और यहां पर अगर समय सीमा की बात करूं तो मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 बीसी तक माना जाता है, और नवपाषाण काल बेटा 7,000 बीसी से ले लिया जाता है, 7,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। अब आप सोचेंगे जब यहां 10,000 से 4,000 बीसी है तो यहां पर 4,000 से शुरू होना चाहिए। मैं आपको इसको कक्षा कार्यक्रम में बताऊंगा कि जो प्राचीन इतिहास का तिथि निर्धारण है वह सिर्फ समय काल के आधार पर नहीं होता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वह होता है क्षेत्रीयता में परिवर्तन के आधार पर। हो सकता है कि कहीं का मानव एडवांस हो चुका है और कहीं का मानव अभी अपनी पुरानी व्यवस्था में जी रहा है। तो जो पुरानी व्यवस्था में जी रहा है उसको देख करके तो हम यही बोलेंगे कि यह पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत है, पुराने काल के अंतर्गत है, लेकिन समय तो सेम चल रहा है। और जो एडवांस हो चुका है उसको हम बोलेंगे नए युग में है। मतलब सिंपल सी बात है, ग्रामीण और शहरी जीवन। शहरी जीवन का व्यक्ति कितना अत्याधुनिक हो चला है, ग्रामीण जीवन का व्यक्ति तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन समय काल सबके लिए एक है। अब कोई इतिहासकार गांव में विजिट करता है तो विकास के क्रम का अपना एक अलग डेट देगा, कोई इतिहासकार शहर में विजिट करता है तो इतिहास जो है विकास के क्रम का अपना अलग डेट देगा, कोई इतिहासकार दोनों जगह जाता है तो सामंजस्यता स्थापित करने का कार्य करेगा। तो उसके पीछे ये सारी बात होती है जिस पर हम लोग अपने कक्षा कार्यक्रम में बात करेंगे। तो सामान्यतः आप यहां पर देखेंगे कि नवपाषाण काल का जो मान है वो कृषि प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर समझना है, अगर आपसे प्रश्न आता है कि पाषाण कालीन मानव जीवन के बारे में आप टिप्पणी करें तो जाहिर सी बात है कि पाषाण काल के बारे में जैसे ही बात आए तो आपके दिमाग में तीनों काल की बातें आ जानी चाहिए। और आप वहां पर लिखेंगे कि पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में जहां मानव शिकारी और भोजन संग्राहक की अवस्था में था, वही क्रमिक विकास के पथ पर जब मानव अग्रसर हुआ और मध्य पाषाण काल आया तो मानव पशुपालन का कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मानव एग्रीकल्चर का कार्य प्रारंभ किया, जो कि नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब यहां पर एक बात और देखिए, नवपाषाण काल में मानव कृषि करता है। क्रांति अब यहीं से शुरू होगी, क्रांति अब यहीं से शुरू होगी नवपाषाण काल से। चलिए नवपाषाण काल से हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार यहां पर नवपाषाण काल दोबारा लिख देता हूं, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में मानव क्या कर रहा है भाई? एग्रीकल्चर का कार्य कर रहा है, कृषि का कार्य कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर का जो कार्य हुआ नवपाषाण काल में बड़े स्तर पर प्रारंभ होता है। अच्छा, शुरू के दौर में मानव लकड़ी के बने उपकरण, हड्डी के बने उपकरण, स्टोन के बने उपकरण का प्रयोग करता था एग्रीकल्चर में। लेकिन नवपाषाण काल न्योलिथिक
एज के अंतिम चरण में, लास्ट स्टेज में मानव जो है कृषि उपकरण के रूप में कॉपर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। साहब एक बात बताइए, जब कृषि कार्य हेतु मेटल का प्रयोग किया जाएगा तो उत्पादन क्षमता में अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। उत्पादन क्षमता में बहुत अंतर दिखेगा। जहां कृषि कार्य हड्डी और लकड़ी के फाल से किया जाता था, वहीं आगे चल करके नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने कॉपर के बने जो है उपकरण का प्रयोग किया एग्रीकल्चर के लिए। इससे जंगलों की सफाई हुई, खेतों की जुताई बहुत अच्छे तरीके से होने लगी, और जिसका परिणाम हुआ कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण में उत्पादन जबरदस्त बढ़ा, यानी कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन बना, अधिशेष उत्पादन। और नवपाषाण काल के अंतिम चरण में जब अधिशेष उत्पादन हुआ, तो मैं यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा, जब जब अधिशेष उत्पादन होगा, तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में बदल जाएगी। जब जब अधिशेष उत्पादन होगा, तब तब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता को जन्म देगी या शहरी सभ्यता की तरफ अग्रसर होगी। तो नियोलिथिक एज में आप देखेंगे जब कॉपर का प्रयोग हुआ तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से आप देखेंगे कि शहरी सभ्यता का जो जीवन है वह जन्म उसके बीच जो है शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना होगा, सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ कॉपर के प्रयोग से। अब देखिए कि जो नवपाषाण काल के गांव थे, देखिए जो गांव है वह भी तो विकास के पथ पर अग्रसर होगा साहब। तो नवपाषाण काल के जो गांव है, मतलब दो प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी सरप्लस फूड प्रोडक्शन से। एक तो जो नवपाषाण काल के गांव है, ये गांव देखिए, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं शहरीकरण कैसे होता है। बट शहरीकरण, लेकिन यहां पर आप पहले ध्यान दीजिए, सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने से ये जो गांव है, ये जो मान लीजिए ए, बी, सी और डी, इन गांव में उत्पादन बढ़ा। मान लीजिए यहां गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, यहां चावल का उत्पादन अधिक होने लगा, ठीक है, यहां पर ऐसे मान लीजिए दाल का उत्पादन अधिक होने लगा। इस तरह से उत्पादन बढ़ा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गांव की स्थिति बेहतर होगी कि नहीं होगी? बेहतर होगी। दूसरा, जिस गांव में गेहूं का उत्पादन अधिक हो रहा है, उस गांव के लोग गेहूं दूसरे गांव को देकर के और यहां से चावल लेकर के आएंगे। यहां इस गांव के लोग चावल लेकर के दाल लेकर के आएंगे, ऐसे दाल लेकर के कुछ और लेकर के आएंगे, ऐसे गेहूं देकर के दाल लेकर के आएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो ये गांव है वह विकसित अवस्था में जाएगा, यानी कि एक विकसित गांव के रूप में इसको देखा जाएगा। लेकिन साहब एक कठिनाई होगी, जैसे मान लीजिए इस गांव के लोगों को इस गांव के पास जाकर के और अपने सामान के बदले, अपने वस्तु के बदले वस्तु लेकर के आना है, तो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी ना। आज के समय में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में आपको बहुत कम समय लगते हैं, लेकिन उस जमाने में 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करना इतना आसान नहीं था। तो ऐसे में बीच बीच का स्थान खोजा जाएगा कि जहां पर यहां के लोग भी आसानी से आ सके, यहां के लोग भी आ सके और यहां के लोग भी आ सके। और ये जो बीच का स्थान है, यहीं पर आप देखेंगे बाजार बन जाएगा, और यही बाजार धीरे धीरे कस्बे का रूप धारण कर लेगा, और यही से जो है शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल के बाद आप देखेंगे दो प्रकार की चीजें दिखती हैं। एक तो विकसित ग्रामीण जीवन दिखता है और दूसरा शहरी स्थिति दिखता है। जो विकसित ग्रामीण जीवन है, इसी को जो है ताम्रपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ताम्रपाषाण काल। और जो शहरीकरण का जीवन है, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह शहरी सभ्यता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, वन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की शहरी सभ्यताओं में से एक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह शहरी सभ्यता के रूप में डेवलप हुई। किस वजह से? सरप्लस फूड प्रोडक्शन की वजह से। और ताम्रपाषाण काल, ये विकसित ग्रामीण अवस्था के रूप में देखा गया, वह भी सरप्लस फूड प्रोडक्शन की वजह से। ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत हम लोग कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहाड़ संस्कृति, इन सब पर बात करेंगे, जो कि कक्षा कार्यक्रम का विषय होगा। और ठीक उसके पैरेलल जो एक दूसरी सभ्यता चल रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि शहरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है, जिसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई सारे पक्षों पर हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे, वो भी कक्षा कार्यक्रम में।
तो खैर हम आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति को एक समय सीमा के बाद उसका पतन होने लगता है, और आप देखेंगे एक समय के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता का भी पतन होता है। प्रश्न उठता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण क्या है? तो अधिकांश विद्वान अलग अलग बातों को रखते हैं। कुछ विद्वानों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारणों की जो व्याख्या की, उसमें कुछ ने बाढ़ को माना, कुछ ने भूकंप को माना, कुछ ने आर्यों के आक्रमण को माना, कुछ ने क्लाइमेट जो चेंज हुआ उसको माना। पर सामान्यतः अगर बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के ये सारे कारक हैं, ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी एक कारक पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हालांकि कक्षा कार्यक्रम में एक एक कारकों का खंडन करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको सामान्यतः बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का ये सारे कारण अंतर्निहित थे। लेकिन एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनना। सभ्यता के पतन का तात्पर्य यह नहीं कि सभ्यता एकदम समाप्त हो जाती है, कभी नहीं। पतन का तात्पर्य है कि सभ्यता अपने पुरानी अवस्था की तरफ आ जाती है, मतलब शहरीकरण जो था वह पुनः ग्रामीण जीवन की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि संसाधन विलुप्त हो जाते हैं, बाढ़, भूकंप, प्लावन, इन सब से, और जिसका परिणाम यह होता है कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसका मतलब कि बाजार व्यवस्था समाप्त हो गई और लोगों की स्थिति पहले जैसी हो गई, यानी कि ग्रामीण स्थिति में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ये मत समझना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, गायब हो गया, नहीं, पुनः ग्रामीण अवस्था में आ गया। तो सिंधु सभ्यता आप देखेंगे शहरीकरण के बाद अपने ग्रामीण स्वरूप को ले लेता है। और सिंधु सभ्यता के पतन के कारकों की जो मैंने बात की, उसमें से एक कारक जो इतिहासकारों के बीच में रखा जाता है वह है आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन या आर्यों का आक्रमण, इन दोनों शब्दों में आप देखेंगे बहस चलता है कि आर्यों का आगमन हुआ या आर्यों का आक्रमण हुआ। तो मैं आपको बता दूं, आक्रमण का तात्पर्य होता है कि जब आप किसी राज्य पर या किसी राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां पर पहले से स्थापित लोगों को उस जगह से विस्थापित कर दें और अपना निवास स्थान बना लें अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु, तो आक्रमण हो जाता है। लेकिन आप किसी दूसरे जगह जाते हैं, किसी भौगोलिक जो है परिवेश में, और जहां खाली स्थान है, कोई नहीं रह रहा है, और वहां आपके रहने से किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, तो आगमन के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आर्य जब आए, तो जब यहां पर आए तो आर्य कई कबीले के रूप में आए। ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर के कि कई कबीले के रूप में आए आर्य। अब हुआ क्या कि ये जो क्षेत्र है पंजाब, उसके आसपास, जब आर्यों का आगमन हुआ सेंट्रल एशिया से, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, किसके हिसाब से? मैक्स मूलर के हिसाब से। तो जब आर्य यहां पर एंट्री किए तो आर्य जो है कई कबीलाई संगठनों में बटे हुए थे, यानी कि कबीले के रूप में इनका आना हुआ। तो कुछ कबीले यहां पर बस गए, 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 और कुछ कबीले के लोग ऐसे थे जो इनको रिप्लेस किए। तो जब इनको देखा जाता है जिन्होंने रिप्लेस किया, तो उसकी वजह से हम आर्यों का आक्रमण कह देते हैं। लेकिन जो सामान्यतः आसपास के क्षेत्रों में बसे, उसको अगर देखा जाए तो हम आगमन कह देते हैं। पर जो भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आर्यों का आगमन यहां पर होता है, और इन आर्यों का जो कबीलाई जीवन था, दरअसल वह पशुपालन पर आधारित था। किस पर? भाई कबीलाई जीवन में पशुपालन होगा ही होगा। और ये लोग जो है एक सरदार के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि राजा के अधीन। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था, और किस चीज के लिए आक्रमण होता था? तो जमीन के लिए नहीं होता था, पशु के लिए होता था। पुरानी कहानियां, सीरियल, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे कि पशुओं के लिए लड़ते थे। और यही आर्य जो है आप यहां पर देखेंगे कि इन सिंधु घाटी के लोगों को लगभग यहां से समाप्त करते हैं या ग्रामीण जीवन में ला देते हैं, और यहां पर एक अपनी नई सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसको वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वैदिक संस्कृति के रूप में। अब ये वैदिक संस्कृति में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? आर्यों की भूमिका। वैदिक संस्कृति को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। बस कुछ समय और आपके बीच में। वैदिक काल का टोटल टाइम पीरियड जो इतिहासकारों ने डिसाइड किया, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक।
लेकिन इनके जीवन, रहन सहन, स्तर, क्रियाकलाप, उस आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जहां पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में देखा जा सकता है। और ये जो डिवीजन है इसके कई आधार हैं। अब उन आधारों पर हम सामान्यतः बात कर लें। देखिए, पूर्व वैदिक काल की जो आर्य थी ना, उनका जीवन साहब कबीलाई जीवन था। पशुपालन उनका मुख्य कार्य था। जो आपस में उनकी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे पशुओं को लेकर के हुआ करते थे। इनका निवास स्थान कहां था? पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में। तो पशुपालन इनका मुख्य कार्य है। पशुपालन, निवास इनका कहां है? पंजाब के आसपास के क्षेत्र में। अच्छा, इस काल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व वैदिक काल को। लेकिन चूंकि बहुत अधिक बातों को एक साथ हम आपके बीच में रखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप इस चीज को सहजता से नहीं समझ पाएंगे। तो हम कक्षा कार्यक्रम में इसको हम विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे, बट यहां पर आप इस चीज को पहले देख लें। तो पूर्व वैदिक काल में मानव पशुपालन करता था और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन 1000 ईसा पूर्व तक आते आते मानव पशुपालन से आगे बढ़ते हुए 2 कदम कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। और देखिए, मानव सभ्यता के विकास का यही क्रम है। आदिम समाज यानी कि शिकारी युग, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद एग्रीकल्चर, व्यापार, बिजनेस, ये सब क्रम है। तो पशुपालन आप देखेंगे धीरे धीरे मानव पशुपालन की जगह पर जो है कृषि कार्य की ओर उन्मुख हुआ। और उसी समय लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से मैं आपको बता दूं कि लोहे की खोज होने से जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव आया। और फिर मैं उसी बात को दोहराता हूं कि लोहे की खोज होने से सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा। कृषि कार्य में खेतों की जुताई बड़े अच्छे से होने लगी। जंगलों की कटाई करके जो है उपजाऊ जमीन प्राप्त होने लगा मानव के पास, और मानव जंगलों की कटाई करने लगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मानव पंजाब के आसपास के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना के दोआब में आ गया, जंगलों को काटते हुए। यह सब पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण में हुआ। और जब मानव अंतिम चरण की तरफ बढ़ता है, यानी कि फिर उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ता है, तो ये सारी प्रक्रिया होती है। और उत्तर वैदिक काल में मानव कहां आ जाता है? गंगा यमुना के दोआब में आ जाता है। और इस गंगा यमुना के दोआब में मानव कृषि कार्य करता है बहुत बड़े पैमाने पर। किससे? लोहे से। जाहिर सी बात है कि जब मानव लोहे से कृषि कार्य करेगा तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा। और एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं, इतिहास दोहरा रहा हूं कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा तब तब ग्रामीण समाज, ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता को जन्म देगी। तो एक बार पुनः दूसरी शहरी सभ्यता जन्म लेने वाली है, जिसको सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। और वह जो दूसरी सभ्यता है, उस दूसरी सभ्यता में ये जो कबीलाई लोग थे, ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और विस्तार करते हुए जन से जनपद बनते हैं और जनपद से महाजनपद बनते हैं। तो जो दूसरी शहरी सभ्यता है उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे वह महाजनपद के रूप में जानी गई। तो यानी कि इससे आगे के क्रम में आप देखेंगे महाजनपद। बस थोड़ी देर और उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। महाजनपद उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे महाजनपद आ गए। और महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इन सभी से 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंत, कंबोज, गांधार, सूरसेन। इसके अलावा कुछ रिपब्लिक राज्य भी थे, गणराज्य भी थे, जैसे पावा के मल, कुशीनारा के मल, रामग्राम के कोली, पिप्पलवन के मोरी, केशपुत्र के कालम, सुमसुमारगिर के बग, मिथिला के विदे, वैशाली के लिक्षेप, कपिलवस्तु के शाक्य। ये 16 महाजनपद और कुछ गणराज्य जो है 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको दृष्टिगोचर होते हैं। और आगे चल करके इन्हीं 16 महाजनपद में साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत आपस में युद्ध होने लगते हैं और हर महाजनपद एक दूसरे को अपने नियंत्रण में लेने का कार्य करता है। और अंततः 4 महाजनपद बसते हैं, 4 बड़े महाजनपद बसते हैं, 4 बड़े महाजनपद बसते हैं, जिसमें आप देखेंगे नंबर 1 मगध, नंबर 2 अवंती, नंबर 3 कौशल या कौशल, और नंबर 4 वत्स।
और अंततः आप देखेंगे कि मगध महाजनपद एक एक करके इन सभी महाजनपदों को अपने नियंत्रण में लेता है और एक साम्राज्य का निर्माण करता है, जिसे मगध साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। और इसी मगध साम्राज्य में जो है इनिशियल स्टेज में इस मगध साम्राज्य को मगध साम्राज्य बनाने का जो कार्य हुआ 3 प्रमुख राजवंशों ने किया, जिनमें आप देखेंगे हर्यक वंश का नाम लिया जाता है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का नाम लिया जाता है और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का नाम लिया जाता है। और अंततः नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक नए साम्राज्य को विस्तार दिया, नाम दिया, जिसको मौर्य साम्राज्य के रूप में जानते हैं। और उसके बाद फिर क्रमिक विकास के क्रम में आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य, फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो है कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुप्त साम्राज्य, फिर इसके बाद आप देखेंगे वर्धन राजवंश के बारे में हम बात करेंगे। और वर्धन राजवंश प्राचीन इतिहास का अंतिम राजवंश देखा जाता है, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे भारत में इस्लाम का आगमन होता है, सभ्यता संस्कृति में बदलाव होता है, मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण करते हैं। और फिर उसी क्रम में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता प्रमुखता से आगे बढ़ती है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पराजित किया और दिल्ली में एक नए साम्राज्य को स्थापित किया, इसको मुगल साम्राज्य के रूप में जानते हैं। और मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता 1857 तक रही, लेकिन 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब जिंदा था, 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है, 1707 तक मुगलों का एक उत्थान देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद पतन प्रारंभ हो जाता है। और मुगलों के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेज और मराठे निभाते हैं। हालांकि मराठे मुगलों की उस जगह को पूरा नहीं कर पाते और अंततः अंग्रेज जो कंपनी रही, यूरोपीय कंपनी रही, वह धीरे धीरे भारत क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लेती है और एक नई शासन व्यवस्था के साथ जो कार्य करती है। और इस शासन व्यवस्था को 2 खंडों में हम देखेंगे, एक कंपनी का शासन और एक ब्रिटिश क्राउन का शासन। कंपनी का शासन 1857 तक चलता है और क्राउन का शासन 1857 के बाद आजादी तक, और अंततः 1947 में देश को आजादी मिली और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। तो इस तरीके से मतलब एक सामान्य परिचर्चा आपके बीच में रही आज की क्लास, और बाकी डिटेल में एक एक पॉइंट पर हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कक्षा कार्यक्रम में ही हो पाएगा। आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे बात की हैं बहुत ही सहजता और सरलता के साथ समझ में आई होगी। तो नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। वंस अगेन मैं आपका हिस्ट्री मेंटर शशांक पाठक। थैंक यू वेरी मच।